हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में। इससे पहले हम ये जानेंगे कि बजट होता क्या है। बजट सरकार के आय और व्यय का एक संपूर्ण विवरण, यानी कि जिसमें सरकार को कहां से आय प्राप्त होगी और सरकार कहां पर उसे खर्च करेगी, उसका संपूर्ण विवरण ही बजट कहलाता है। बजट, कोई भी बजट हो, वो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। हालांकि वित्तीय वर्ष की अवधि अन्य देशों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। जो ये केंद्रीय बजट 2022-23 का बजट है, वो 1 फरवरी 2022 को इसे संसद में पेश किया गया और इस बजट के तहत भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रखने का अनुमान रखा गया है। ये अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। हमारा पूरा देश इस समय अमृत महोत्सव मना रहा है और इस समय आजादी के बाद हमारा देश 75 वर्ष पूरे कर चुका है और 75 वर्ष से भारत 100 वर्ष की अमृत काल में अगले जो 25 वर्ष हो गए, यानी कि 75 से 100 वर्ष जब हमारा देश पूरे करेगा, जो इस समय 25 वर्ष की जो यात्रा तय करेगा, उसको देखते हुए भी इस बजट में रूपरेखा तैयार की जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था को नई दिशा एवं रूपरेखा तैयार की जाएगी इस बजट के तहत। जो ये बजट है 2022-23 का बजट, इसके तहत 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, या हम ये कह सकते हैं इस बजट के 4 पिलर है जिस पर ये बजट टिका हुआ है। एक तरह से ये 4 पिलर इस बजट का बेस है जिस पर ये बजट टिका हुआ है। इस बजट के जो 4 पिलर है वो है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उद्यमिता अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, चौथा है निवेश का वित्तीय पोषण। जो ये चारों पिलर है, ये तरह से इस बजट की नींव है जिस पर यह बजट टिका हुआ है और जिसके तहत व्यापक मात्राएं में कार्य योजनाएं तैयार की जाएगी, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। इन चारों पिलरों में जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत व्यापक मात्राएं में, यानी कि अधिकतर कार्य योजनाएं इसके अंतर्गत रखी गई है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। इन चारों पिलरों को हम एक एक करके समझते हैं कि किन पिलर में क्या क्या कहा गया है, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को विकास की नई दिशा दी जाएगी। तो इसको हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीएम गति शक्ति भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 7 चीजें रखी गई है। इसके अंतर्गत 7 चीजें रखी गई है, वो है सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं। इन 7 चीजों को पीएम गति शक्ति के साथ जोड़कर पर्याप्त मात्रा में कार्य योजनाएं तैयार की जाएगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारी तादाद में नौकरियां भी इससे पैदा होगी। और इन 7 चीजों में हम प्रमुख चीजों को जानेंगे, जिसमें कि सबसे प्रमुख है वो है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जिसको पीएम गति शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे मार्ग के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा, ताकि लोगों की उत्पादकता में तेजी लाई जा सके। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत रेलवे को रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क का विकास किया जाएगा, यानी कि 2000 किलोमीटर के नेटवर्क विकसित किए जाएंगे इस दौरान। और अगले 3 वर्ष में 400 नई रेलगाड़ियां, यानी कि वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास एवं विनिर्माण किया जाएगा इस दौरान, जिससे कि क्या होगा, यात्रियों को सुखद अनुभव की दृष्टि से इसे बेहतर समझा गया है, यात्रियों को इससे सुलभता महसूस होगी। जो अगला पिलर है वो है समावेशी विकास। देश में
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग काफी मात्रा में बढ़ता जा रहा है और जिसको कम करने के लिए इस बजट में व्यापक मात्रा में प्रयास किया जाएगा। इससे क्या होता है कि मृदा प्रदूषण होता है भारी तादाद में जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। इसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए व्यापक मात्रा में कार्य योजनाएं तैयार करेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं जो रासायनिक उर्वरकों के कारण जो मृदा प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जा सके। इसमें भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। और हमारे देश में जो तिलहनी फसलें हैं, तिलहन फसलों का जो उत्पादन है वो काफी कम होता है, जिससे हमें बाहर के अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता है, हमें आयात करना पड़ता है। इस निर्भरता को कम करने के लिए, जो आयात पर अपनी निर्भरता है उसको कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए व्यापक मात्रा में कार्य योजनाएं इसके तहत चलाई जाएगी, जिसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा ताकि हमारे देश में घरेलू क्षेत्रों में जो तिलहन फसलों का जो उत्पादन बढ़ सके, जिससे कि हम जो विदेशी देशों में निर्भर रहते हैं उस निर्भरता को हम कहीं ना कहीं कम कर सके। और किसानों को डिजिटल और हाईटेक योजनाएं प्रदान करने के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत एक ऐसी योजना की शुरुआत करेगी जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संसाधनों को एक साथ जोड़ करके एक इस प्रकार की योजना तैयार करेगी, जिससे कि किसानों को डिजिटल लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे कि किसान लाभान्वित हो सके और किसानों की उत्पादकता में भी वृद्धि हो सके। और कृषि फसलों का आकलन करने और भूमि दस्तावेज को डिजिटाइजेशन के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि एक तरह से किसानों को तरह से तकनीक के साथ इस तरह से जोड़ा जाएगा ताकि उनके जो भूमि दस्तावेज है और जो उनका जो फसलों का आकलन होता है उसको भी डिजिटल माध्यम से किया जा सके, जिससे कि समय की बर्बादी भी कम हो सकती है और कहीं ना कहीं ये उत्पादकता में भी बढ़ावा देगी। और कीटनाशकों के छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को इस बजट के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। और एमएसएमई के अंतर्गत एक जो काफी महत्वपूर्ण योजना है वो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत ये कोविड काल के दौरान जो संकट था, इस संकट को देखते हुए एमएसएमई को आपातकालीन ऋण सुविधा इसके अंतर्गत प्रदान होती थी। और इस बजट के तहत इस योजना के माध्यम से 130 लाख से अधिक एमएसएमई जो उद्योग है इन्हें अत्यधिक जरूरी ऋण प्रदान किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, इस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से इन उद्योगों को राहत जरूर मिलेगी। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे कि इन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है और इससे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी जरूर होगी। और इस पिलर के अंतर्गत गुणवत्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इस महामारी से लगभग हमारे देश 2 वर्ष के लिए स्कूल बंद पड़े थे। हमारे देश में स्कूल 2 वर्ष तक लगभग बंद पड़े थे, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था काफी चरमरा गई, काफी प्रभावित हुई। इसमें ज्यादातर जो वंचित वर्ग है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे जिससे कि वे ऑनलाइन मोड में शिक्षा प्रदान कर सके, क्योंकि इस दौरान तो सारे स्कूल बंद पड़े थे, जिससे कि सारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन मोड पे चला गया था। इसके लिए भी विशेष प्रकार की योजनाएं इसके तहत चलाई जाएगी इस बजट के माध्यम से, जिसमें कि पीएम ई विद्यालय के तहत सरकार 200 टीवी चैनलों की शुरुआत करेगी, जिसे नाम दिया 1 क्लास 1 टीवी चैनल, जिसके तहत सभी राज्यों के कक्षा 1 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं का स्थापना इस दौरान की जाएंगी, यानी कि गणित के और विज्ञान की 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं की स्थापना इस बजट के माध्यम से ये भी किया जाएगा। और इस पिलर के अंतर्गत अगला है जो काफी महत्वपूर्ण भी है,
डिजिटल विश्वविद्यालय देश भर के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय जो उच्च शिक्षा है और सुलभ शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न भारतीय भाषाओं में इसे शिक्षा लोगों को इसमें प्रदान की जाएगी। विभिन्न भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में ये शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इस पिलर के अंतर्गत घर घर नल जल, घर घर नल जल वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को इसके तहत कवर किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और सभी के लिए आवास वर्ष 2022-23 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। और इस पिलर के अंतर्गत डिजिटल बैंकिंग का भी प्रावधान है। डिजिटल बैंकिंग, सरकार देश में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करेगी लोगों को, और 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स की स्थापना करेगी और लोगों को प्रोत्साहित भी करेगी डिजिटल पेमेंट के लिए और डिजिटल बैंकिंग के लिए। और तीसरा पिलर है वो है उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उद्यमिता, अवसर, ऊर्जा संक्रमण तथा जलवायु कार्य। इस पिलर के अंतर्गत जो काफी महत्वपूर्ण है वो है वर्ताकार अर्थव्यवस्था। वर्ताकार अर्थव्यवस्था में क्या होगा? अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने से बचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें कि अपविष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको रीयूज किया जाएगा। रीयूज के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगी और नए व्यवसाय तथा रोजगार का भी सृजन होगा। इससे इसके अंतर्गत 10 सेक्टरों को रखा गया है, जिसमें कि प्रमुख है इलेक्ट्रॉनिक अपविष्ट और वाहनों की अवधि समाप्ति अपविष्ट और तेल तथा विषैले घातक औद्योगिक अपविष्ट के लिए व्यापक मात्रा में योजनाएं तैयार की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं व्यवसाय एवं रोजगार का सृजन होगा। और स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रोत्साहित होगा। स्टार्टअप के लिए इस बजट के तहत, इस पिलर के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार व्यापक मात्रा में स्टार्टअप के लिए योजनाओं के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि क्या होगा? रोजगार एवं अर्थव्यवस्था की विकास की गति को और तेजी मिल सकती है। और इस पिलर के अंतर्गत ई पासपोर्ट में 2022-23 में भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरकार ई पासपोर्ट जारी करेगी, और जिससे कि यहाँ के नागरिकों को अपनी विदेश यात्रा करने में काफी अधिक सुविधा महसूस होगी। और इस तरह से इस बजट के तहत ई पासपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इस पिलर के अंतर्गत रक्षा में आत्मनिर्भरता को भी ध्यान में रखा गया है। सुरक्षा बलों के लिए उपकरण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए और योजनाबद्ध प्रयास किए जाएंगे, जिसमें कि पूंजीगत खरीद बजट के लिए 2021-22 में 58% से बढ़ाकर 2022-23 में घरेलू उद्योगों के लिए 68% किया जाएगा, यानी कि 68% किया जाएगा। और इस बजट के अंतर्गत जो चौथा पिलर है वो है निवेशकों का वित्तीय पोषण। इस पिलर के अंतर्गत सार्वजनिक पूंजी निवेश काफी महत्वपूर्ण है। महामारी के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी निवेशकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा बड़े उद्योग तथा एमएसएमई से निर्मित जो उत्पाद होंगे उनकी मांग बढ़ने में मदद मिल सकेगी। और इस पिलर के अंतर्गत जो निवेशकों को वित्तीय पोषण के अंतर्गत डिजिटल रुपया भी शामिल किया गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा इससे मिलेगा, और यह डिजिटल करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जारी की जाएगी और जिसकी शुरुआत 2022-23 में होनी है। और जब भी कोई व्यवसाय शुरू करता है तो उस दौरान क्या होता है, किसी कारणवश या तो उसे व्यवसाय के दौरान जो समस्याएं होती है वो उसे फेस करनी पड़ती है, जिससे उसे वो आहत होता है और वह जिसका उसे पूर्व में उसका अनुमान नहीं होता है कि वो
इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, वो बंद करने की सोचता है और जिसके लिए वो तुरंत बंद नहीं कर सकता है, जिसके लिए 2 वर्ष का लॉकिंग पीरियड था और इस बजट के तहत इस लॉकिंग पीरियड को कम किया गया है। जब ये 2 वर्ष का लॉकिंग पीरियड है तो इस 2 वर्ष के लॉकिंग पीरियड के बाद ही वो इस व्यवसाय से बाहर आ सकता है और अपने व्यवसाय को बंद कर सकता है। और इस लॉकिंग पीरियड को सरकार ने इस बजट के तहत 2 वर्ष से 6 माह कर दिया गया है, जिससे कि अब कोई भी व्यवसाय चला सकता है और बड़ी आसानी से उसे बंद कर सकता है। यानी कि जब एंट्री और एग्जिट बड़ी आसानी से हो गए, इससे उद्यमिता को बढ़ावा जरूर मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा ये कहा जा सकता है, जब भी कोई व्यवसाय शुरू करता है, व्यवसाय शुरू करने के बाद उसे बहुत सारी समस्याओं से उसे रूबरू होना पड़ता है। अगर उसका मन ये बन जाए कि मैंने इस व्यवसाय को बंद करना है, उसके बाद समस्याएं आ रही है, तो वह चाहकर भी उसे बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि इस दौरान 2 वर्ष का लॉकिंग पीरियड था और इस लॉकिंग पीरियड के बाद ही वह उसे बंद कर सकता था, उससे बाहर आ सकता था। अब इस लॉकिंग पीरियड को इस बजट के तहत सरकार ने 2 वर्ष 6 माह कर दिया है। तो इस 6 माह के करने के बाद अब क्या होगा, लोगों को कहीं ना कहीं उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है और लोग व्यवसाय शुरू करेंगे और जिससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। और जब भी कोई बजट पेश होता है तो इसमें ये कोई ना कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें कि हमने इन पिलरों को देखा है। इन पिलरों के तहत किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें हमने ये देखा है। अब हम ये जानेंगे कि जब कोई भी बजट पेश होता है उसमें 3 प्रकार के वर्षों का विवरण होता है। 3 वर्ष नहीं, 3 प्रकार के वर्षों का विवरण होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं और हम इसके बाद वो जानने का प्रयास करेंगे ये 3 तरह के वर्ष कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है विगत वर्ष, दूसरा होता है चालू वर्ष, तीसरा होता है बजट वर्ष। इन तीनों वर्षों को हम जानेंगे कि किस वर्ष में क्या क्या होता है, ये तीनों वर्ष एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले विगत वर्ष। विगत वर्ष वह वर्ष होता है जिसका बजट कार्यकाल पूरा हो चुका होता है। इस वर्ष के आंकड़े अंतिम तौर पर वास्तविक आंकड़े होते हैं। तो इस तरह से विगत वर्ष होता है, यानी कि विगत वर्ष होता है जिसका बजट कार्यकाल पूरा हो चुका होता है। जैसे वर्तमान में जो बजट कार्यकाल जो चल रहा है वो चल रहा है 22-23। जो इस परिवेश में देखें तो विगत वर्ष कौन सा होगा, 21-22 जो बीत चुका है। जो 21-22 के जो आंकड़े होंगे वो हमारे पास वास्तविक आंकड़े होंगे। तो इस तरह से विगत वर्ष में अंतिम तौर पर वास्तविक आंकड़े होते हैं। और चालू वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष का बजट कार्यकाल चल रहा हो, चालू वर्ष, और इसी दौरान अगला बजट भी पेश किया जाता है। यानी चालू वर्ष में ही अगला बजट भी पेश किया जाता है। और चालू वर्ष को एक तरह से जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं वो होते हैं संशोधित आंकड़े। संशोधित आंकड़े यानी कि जब भी कोई बजट पेश होता है तो एक तरह से उसमें पहले होते हैं अनुमानित आंकड़े। अनुमानित आंकड़े होते हैं, बाद में जरूरत पड़ सकती है उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, किसी में वो आंकड़े कम आ सकते हैं। वो कैसे, माना हमने ये पहले अनुमान लगाया कि सरकार को इतना फिक्स कोई अमाउंट राजस्व के रूप में प्राप्त होगा, हो सकता है किसी कारणवश वो कम आ जाए, तो वो एक तरह से पहले अनुमान लगाया। अब जो आंकड़े हमारे पास बाद में आए वो संशोधित होकर आए और लास्ट में हमारे पास आएंगे वास्तविक, जो हमारे पास पूरा कलेक्शन हो जाएगा, पूरा जो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा विगत वर्ष के रूप में हम उसके आंकड़े वास्तविक आंकड़े देखेंगे। और तीसरा जो वर्ष होता है वो होता है बजट वर्ष। बजट वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है। बजट वर्ष के लिए बजट अनुमान के ही इसमें आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं।
यानी कि इस दौरान ये अनुमान लगाया जाता है कि इतना राजस्व प्राप्त हो सकता है, इतना हम यहाँ व्यय करेंगे। तो इस तरह से ये अनुमान लगाया जाता है कि कहां कहां से कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा, कहां कहां पर कितना खर्च किया जाएगा। तो ये एक तरह से अनुमान होता है, अनुमानित आंकड़े हमारे पास बजट वर्ष में उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से 3 वर्षों का हमें जो कोई भी बजट पेश होता है उसमें तीन तरह के वर्षों का हमें विवरण जरूर मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि जब कोई भी बजट पेश होता है उसमें होता है आय और व्यय का विवरण होता है। अब हम ये जानेंगे कि सरकार की आय वर्ष 2022-23 का जो बजट है इसमें सरकार की प्राप्तियों के संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्राप्तियां सरकार की वह आय होती है जो सरकार को राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। वर्ष 2022-23 का जो ये बजट है इसमें सरकार की कुल प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है 39,44,909 करोड़ रुपए का। और इसको हम 2 तरह के भागों में देखते हैं। एक तो देखते हैं हम राजस्व प्राप्ति और दूसरे देखते हैं हम पूंजीगत प्राप्ति। इसको हम दोनों परिपेक्ष में देखने का प्रयास करेंगे कि राजस्व प्राप्ति किस तरह से होगी, कितनी होगी और पूंजीगत प्राप्तियां कहां कहां से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति सरकार की वह आय होती है जो सरकार को करों के माध्यम से प्राप्त होती है। बजट 2022-23 में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 22,04,422 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया गया है, जिसको हम एक बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कि राजस्व प्राप्ति कहां कहां से होती है। तो जो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जो प्राप्ति होती है राजस्व प्राप्ति वो होती है जीएसटी से। जीएसटी से वर्ष 2022-23 में 7,80,000 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया गया है और निगम कर से 7,20,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है और आयकर 7 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है और उत्पादन शुल्क से 3,35,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है और सीमा शुल्क से 2,13,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है वर्ष 2022-23 में। और जो संघ राज्य क्षेत्र का जो कर है उसके अनुमान लगाया गया है 7,820 करोड़ रुपए का और सेवा कर 2,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से यह राजस्व प्राप्ति का एक तरह से सरकार ने अनुमान लगाया गया है वर्ष 2022-23 में। और अब हम जानते हैं जो दूसरी प्राप्ति होती है वो होती है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति सरकार के आय का वो स्रोत होता है जो सरकार की पूंजी से प्राप्त होती है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत प्राप्तियों का जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 17,40,487 करोड़ रुपए का, जो कि हम बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कि प्रमुख पूंजीगत प्राप्तियां कहां कहां से कितनी होगी। जो सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है वो होती है ब्याज उधार। ब्याज उधार से वर्ष 2022-23 में यह अनुमान लगाया गया है 16,61,196 करोड़ रुपए और विनिवेश एवं अन्य इसमें लगाया गया है 65,000 करोड़ रुपए का और ऋण की वसूली इसमें 14,291 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से इस सरकार की पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्ति होगी। अब हम ये जानेंगे कि सरकार किस तरह से खर्च करेगी, उनके व्यय का विवरण किस प्रकार से वर्ष 2022-23 के बजट में किया गया है। सरकार विभिन्न कार्य योजनाओं के माध्यम से व्यय करती है। जो सरकार के पास कुल प्राप्तियां होती है उन्हें विभिन्न संदर्भों में वो खर्च करती है। मुख्यतः सरकार जो खर्च करती है वो करती है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। वर्ष 2022-23 के जो बजट में सरकार की जो कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 39,44,909 करोड़ रुपए का, जिसको हम एक विभिन्न संदर्भों में देखने का ये प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो सरकार व्यय करेगी वर्ष 2022-23 में। इसको हम एक तरह से बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो खर्च करती है जो सरकार वो करती है ब्याज व्यय पर।
ब्याज व्यय पर सबसे ज्यादा खर्च का अनुमान लगाया गया है 2022-23 में, वो है 9,40,651 करोड़ रुपए का। ये सबसे ज्यादा व्यय करेगी 2022-23 में सरकार। और रक्षा व्यय के लिए 3,85,537 करोड़ रुपए का अनुमान है। और परिवहन व्यय 3,51,851 करोड़ रुपए का। और सब्सिडी व्यय होता है उसके लिए है 3,17,666 करोड़ रुपए। और रेलवे के लिए सरकार ने 2022-23 में 2,34,640 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ग्रामीण विकास के लिए 2,06,293 करोड़ रुपए। और कृषि के लिए 1,51,521 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और शिक्षा के लिए 1,04,278 करोड़ रुपए का। और स्वास्थ्य के लिए 86,606 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। तो इस तरह से जो ये 22-23 का जो बजट है, इसमें इस तरह से ये व्यय किया जाएगा, ये अनुमान लगाया गया है कि किस तरह से सरकार खर्च करेगी। तो हमने अभी तक ये जान चुके हैं कि किस तरह से सरकार की आय कहां से प्राप्त होगी, कौन कौन से क्षेत्र से, और कितनी आय प्राप्त होगी वर्ष 2022-23 में, और कहां पर सरकार उसे खर्च करेगी, ये हम जान चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो ये 22-23 का जो ये बजट है, इसकी पक्ष के तर्क और विपक्ष के तर्क, क्या इसकी आलोचनाएं हो सकती है, किस तरह से इसकी आलोचनाएं सामने आ सकती है, क्या इस बजट की अच्छाई है, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि जो बजट 2022-23 का बजट है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, क्या इस बजट की विशेषता है जो काफी महत्वपूर्ण होगी। बजट 2022-23 का जो ये बजट है, इसमें उचित आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है, जो कि क्या है, आर्थिक विकास की जो ये दर है इसमें है 9.2% रखी गई है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से हालांकि अनुमान है कि वर्ष 2022-23 में 9.2% का एक अनुमान लगाया गया है आर्थिक विकास दर का, जो काफी महत्वपूर्ण है। और इस बजट के तहत एक तरह से सरकार सोलर पावर को व्यापक स्थान दिया है। इस बजट के तहत ने सरकार ने सोलर पावर को काफी स्थान दिया गया है, जिसको लेकर उचित कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार करेगी, जो इस समय आज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक तरह से बिजली संकट भी देश में मंडरा रहा है, तो इसको देखते हुए भी जो सोलर पावर का जो तवज्जो दी गई है इस बजट के तहत, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो ये बजट है, इस बजट का बहुत बड़ा भाग सरकार पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वो खर्च करेगी, जिससे कि क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा और व्यापक मात्रा में होगा। अगर सरकार पूंजीगत व्यय करती है तो इससे जरूर ही रोजगार में वृद्धि होती है और उत्पादकता में तो होती है। इस बजट में निजी निवेशकों को काफी महत्व दिया गया है, काफी तवज्जो दी गई है, जिसमें कि सरकार पीपीपी मॉडल के तहत कार्य करेगी। पीपीपी मॉडल आमतौर पर हम ये देखते हैं, पीपीपी जो मॉडल है इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन इस बजट के तहत सरकार ने शब्दों का हेरफेर जरूर किया है। इसमें क्या है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें पब्लिक की जगह प्राइवेट लाया है और प्राइवेट की जगह पब्लिक, यानी कि पहले आता था जो पीपीपी मॉडल है, पहले आता था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह से, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, अब सरकार ने किया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इस मॉडल के तहत सरकार कार्य करेगी, यानी कि इसमें क्या होगा, सरकार जो प्राइवेट क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, उसको निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी और पीछे से सरकार क्या करेगी, उनकी सहायता करेगी, उनकी मदद करेगी। तो इस तरह से पीपीपी मॉडल के तहत कार्य योजनाएं तैयार की जाएगी, जिसमें कि जो निवेशक है, निवेशकों को सरकार निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी और सरकार उनकी सहायता करेगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस बजट के तहत निजी निवेशकों को काफी महत्व और काफी तवज्जो दी गई है। तो इस तरह से इस बजट के पक्ष में ये तर्क हो सकते हैं। अब हम इसके विपक्ष में तर्क को जान लेते हैं कि इसके आलोचनाओं के संदर्भ में क्या क्या आलोचनाएं हो सकती है। इस बजट के संदर्भ में, इस बजट में
जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उसके लिए विशेष प्रकार की कोई राहत नहीं झलकती है इस बजट में। इनको एक तरह से अनदेखा किया गया है। और बजट 2022-23 का जो ये बजट है, इसमें महंगाई को कम करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। बाकायदा क्या किया गया है, सब्सिडी को ही कम किया है इसके अंतर्गत, जिससे कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती ही जाएगी निरंतर, जिससे महंगाई आसमान छुएगी। और इस बजट के अंतर्गत आर्थिक विषमता को लेकर कोई दूरदृष्टिगामी प्रयास नहीं किए गए हैं। इस बजट में निजी निवेशकों को बहुत ज्यादा वरीयता तवज्जो दी गई है, और जिससे कि क्या होगा, आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण होगा और जो गरीबी अमीरी की खाई है वो निरंतर बढ़ती ही जाएगी। और इस बजट से जो ये 22-23 का बजट है, इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि ये काल्पनिक बजट होगा। हर एक लक्ष्य को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ते हुए देखा गया है और 25 वर्ष का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें ऐसा होगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण नहीं किए जाएंगे, इसे टाला जाएगा। और इस बजट के अंतर्गत जो सरकार ने जो सब्सिडी कम की है, वो सब्सिडी इसलिए कम की है ताकि सरकार का जो बजट घाटा है उसको शून्य किया जा सके। हालांकि बजट घाटा क्या होता है, बजट घाटा सरकार के जो आय होती है, उस आय से अगर व्यय अधिक होता है तो वो कहलाता है बजट घाटा। ये बजट घाटा कब शून्य होगा, जब सरकार की आय और व्यय बराबर होगा तो बजट घाटा शून्य होगा। इसको नियंत्रित करने के लिए, बजट घाटा को शून्य करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास करती है कि कहीं ना कहीं जो सब्सिडी है उनको कम किया जा सके। जब सब्सिडी को कम किया जाएगा तो बजट घाटा शून्य होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो संतुलन की स्थिति है वो बनी रहेगी। जो सरकार के आय और व्यय से जो बजट घाटा है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी में कमी जरूर की जाती है। तो इस तरह से इस बजट के तहत 22-23 का जो बजट है, इसके संदर्भ में जो पक्ष में तर्क हो सकते हैं और विपक्ष में तर्क हो सकते हैं, उसको हमने जाना है। हालांकि इस बजट में जो पूंजीवादी धड़ा है, पूंजीवादी विचारक है, वो इसका समर्थन जरूर करेगा, और जो समाजवादी विचारक है, समाजवादी धड़ा है, वो इसका विरोध जरूर करेगा, क्योंकि इसमें सब्सिडी को कम किया गया है और जो महंगाई को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। और इसमें जो समावेशी विकास के लिए है वो शायद एक तरह से घोषणा पर रह गया है कि समावेशी विकास किया जाएगा, जबकि इस बजट में समावेशी विकास के संदर्भ में कोई स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार नहीं मिलती है। और इस बजट के तहत व्यापक मात्राएं में जो योजनाएं चलाई जाएगी उसमें भी इसमें विवरण दिया गया है। हालांकि उसमें इसका डिस्कस हमने इस वीडियो के अंतर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि